नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल तापड़िया, न्यूरोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट डिसीज जो कि न्यूरोलॉजी से संबंधित है, जिसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं, इसके संबंधित जानकारी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी दिमाग से संबंधित एक सामान्य रोग है। इतिहास यदि हम इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री या ग्रंथों में इस बीमारी के बारे में लगभग 3000 सालों से काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। पुराने समय में यहाँ तक कहा जा चुका है कि जिस आदमी को एपिलेप्सी होती है या फिट्स आते हैं या मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं, ये किसी बुरी आत्मा का प्रभाव है या किसी बैड एविल की वजह से ये होती है। तो उस समय से जब पढ़ पढ़ के इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ मिथ्स हैं, काफ़ी कुछ धारणा है, जो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एपिलेप्सी क्या है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है एक बहुत ही जटिल ऑर्गन है, जिसमें अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग सेल्स हैं, जिनको हम न्यूरोलॉजी की भाषा में न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इनको जोड़ने के लिए बीच में इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है ब्रेन में, जिसमें कॉन्स्टेंटली करंट चलता रहता है। ये करंट जब बच्चा पैदा होता है और जब तक आदमी खत्म ना हो, जब तक अपना ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये इलेक्ट्रिक सर्किट चलता रहता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बराबर चलता रहेगा तो हमारे शरीर बराबर इसके साथ में चलता रहेगा। एपिलेप्सी या मिर्गी या फिट्स, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी में जब किसी बंदे को ये होती है, उस दौरान ब्रेन का इलेक्ट्रिक सर्किट किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजहें काफ़ी हो सकती हैं, लेकिन उस दौरान जब उसके करंट की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो आदमी को मिर्गी या फिर से एपिलेप्सी के दौरे आने लगते हैं। इसके यदि हम चाहें तो दो तरह की एपिलेप्सी हो सकती है। एक होती है फोकल एपिलेप्सी, एक होती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन ग्रॉसली हमारा दो हिस्सों में बटा रहता है, एक सीधा हिस्सा और एक उल्टा हिस्सा। इसको हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। तो राइट हेमिस्फीयर से मोटे मोटे तौर पे शरीर के उल्टे भाग का कंट्रोल होता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर से मोटे मोटे तौर पे शरीर के सीधे भाग का कंट्रोल होता है। तो इस हिस्से की इलेक्ट्रिक सर्किट यदि हमारी डिस्टर्ब होगी तो आदमी को लेफ्ट साइड में दौरों की संख्या होगी। लेफ्ट हिस्से में यदि आदमी को इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगा तो सीधे हिस्से में दौरे आएंगे। तो ये हो गया फोकल एपिलेप्सी, जो कि कम होती है। एक होती है जनरलाइज एपिलेप्सी, जो कि एक रूटीन हम देखते हैं कि आदमी को मिर्गी के दौरे जो आने लगते हैं। जनरलाइज एपिलेप्सी मतलब ब्रेन के चारों हिस्से, मतलब दोनों हिस्से, चारों भाग, चारों तरफ से इसमें इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस होता है। ये भी पॉसिबल है कि किसी एक हिस्से से इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस शुरू हो और वो ब्रेन के दूसरे हिस्सों में फैल जाए। उस हिस्से में इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम सिंपल फोकल डिस्क सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। अब ये भी एक धारणा है कि क्या इसके बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है। एपिलेप्सी के दौरान एपिलेप्सी के बारे में पहले से कोई भी नहीं बोल सकता है कि किस आदमी को या किस महिला को या किस बच्चे को एपिलेप्सी होगी। ये किसी को भी हो सकती है। जन्म होने के बाद से लेके मृत्यु की अवस्था तक अलग अलग बीमारी, ये अलग अलग एज ग्रुप में एपिलेप्सी पाई जा सकती है। हर उम्र में इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। मुख्यतः यदि हम कारणों की तरफ जाएं तो 100 में से 70% केस में आप इनकी काफ़ी जांच करा लो, उसके बावजूद भी आप किसी कारण नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको बीमारी नहीं है। यदि 70% केस में आपने उनका सिटी स्कैन करा लिया, एमआरआई कर लिया, ईईजी कर लिया दौरों के बाद, और उसके बाद भी यदि वो सब नॉर्मल आ सकते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं कि हाँ दोबारा कभी एपिटिक आएगा तो फिर इसके लिए दवाई अपने को शुरू करना पड़ेगी। लेकिन मुख्यतः 30% जो दूसरे केस रहते हैं जिनमें कारण मिल सकता है, उनमें ये हो सकता है कि जन्म के समय से कोई खून के नालियों में कोई विकार हो, या कोई ब्रेन के अंदर गठान हो, ट्यूमर हो, या कोई चोट का निशान हो, या कभी कभी आजकल नॉर्मल भाषा में आप रोज पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि दिमाग के अंदर कीड़ा चला गया, कि जो खाने पीने में पोर्क स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं या ऐसी पत्ते वाली सब्जियां खा रहे हैं जो बराबर पानी से नहीं धुली हुई हैं और वो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हम कंज्यूम करते हैं, तो वो अपनी बॉडी के अंदर कीड़े चले जाते हैं और खून के माध्यम से सिर के अंदर चले जाते हैं। उसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। कभी कभी टीबी, जो कि हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ी समस्या है, उसके कीटाणु ब्रेन के अंदर पहुंच सकते हैं, उसके कारण भी एपिलेप्सी हो सकती है। तो किसी भी पुरुष या महिला या बच्चे को फैमिली में यदि एपिलेप्सी का दौरा आ रहा है तो उसको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और उसको अपने शहर में जो भी नियरेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट है या जिसको भी वो जानता है उससे मिलके इस बीमारी के बारे में समझना चाहिए, उपयोगी जांचें कराना चाहिए और कारण ढूंढने की
कोशिश करना चाहिए कि किस वजह से ये एपिलेप्सी आ रहा है, क्योंकि यदि हमको इस बीमारी का कारण मिल जाता है जांचों में तो बेहतर यही होगा कि जिस पर्टिकुलर बीमार कारण की वजह से आपको एपिलेप्सी हुई है आप उस कारण का भी निदान करें और उसके साथ में उसको दोबारा एपिलेप्सी ना हो उसके लिए आप फिट्स की जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ रहती हैं ये भी हम दें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक बार हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी धारणा है, डॉक्टर के पास जाने से वो घबराते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि आयुर्वेदिक में ज़्यादा अच्छा इलाज है, एलोपैथी में इतना अच्छा इलाज नहीं है, या होम्योपैथी में ज़्यादा अच्छा इलाज है, या वो वैद्य के पास जाना चाहते हैं। उस चक्कर में कभी कभी घबरा के, और चूंकि इस बीमारी के बारे में जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हिस्ट्री में भी पहले काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है कि ये बेड एविल की वजह से होती है, हवा लगने की वजह से होती है, इस तरह से मेंशन करा हुआ है, तो वही धारणाएं आज तक चली आ रही हैं। इस कारण से वो एलोपैथिक डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आने से काफ़ी कुछ घबराते हैं। हिंदुस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है और उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहता है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, वो इन स्टेरॉइड्स में बिलीव करने लगते हैं। और इस तरह के जब भी दौरे आते हैं तो रादर देन वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद, जो कि उसको बहुत आसानी से, जैसा मैं आपको इंटरव्यू में समझा रहा हूँ, ये सुन के लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल बीमारी है और इसका बहुत सिंपल इलाज है, जो कि एक फैक्ट है, लेकिन उसके लिए उसको न्यूरोलॉजिस्ट तक तो आना ही पड़ेगा। लेकिन वो चूंकि डर के कारण या किसी और दबाव के वजह से, या वो अपने गांव में दूसरे लोगों से इस बीमारी को डिस्कस नहीं कर सकता है, या अपने शहर में आसपास के लोगों से दूसरे लोगों से इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता है, तो वो गलत हाथों में पड़ जाता है। गलत हाथों में मतलब वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय क्वैक्स, जिसको हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, क्वैक्स मतलब कि जो कि पढ़ा लिखा डॉक्टर ना हो, डॉक्टर है ही नहीं प्रैक्टिकली, बट देन वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा के आपको गुमराह करता है, उन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सामान्य सी चिकित्सक अवस्था है जिसमें ब्रेन का इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्टर्ब हो गया है। आप अतिशीघ्र यदि किसी को दौरा आ रहा है तो अपने पड़ोस में न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, उससे इस बीमारी के बारे में समझें, इसका कारण जानने की कोशिश करें और उचित इलाज इसका हमको लेना चाहिए। बहुत सारी धारणाएं हैं हमारे हिंदुस्तानी लोगों के में कि हम एक बार दवाई लेना शुरू कर देते हैं, उसके बाद यदि दौरों की संख्या कमी हो जाती है या बंद हो जाती है तो उनको लगने लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, वो एकदम से दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप हर 3 महीने से 4 महीने में, मुख्यतः ये कहा गया है कि यदि आपको एपिलेप्सी की एक बार दवाई शुरू हो गई है तो मिनिमम 3 साल तो आपको दवाई लेना ही पड़ेगी, और उसके लिए आपको समय समय पर 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी जैसा आपका न्यूरोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करता है उनसे फॉलो अप रख के डोज की गड़बड़ उसके गाइडेंस में ही आप करें। आप अपने हिसाब से दवाई कम ना करें, ये बिल्कुल ना करें। कितनी बार ऐसा रहता है कि आदमी छोटे शहर में रहता है, न्यूरोलॉजिस्ट है किसी दूसरे शहर में, उसके पास जाने के पहले उसकी दवाई खत्म हो जाती है, या वो दवाई वालों से बात करने लगता है, या वो तीसरे आदमी से बात करने लगता है कि डॉक्टर साहब को तो दिखा नहीं है, जब तक के लिए दवाई बंद कर दे। ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि उसने आपको 2 महीने के लिए बोला है कि 2 महीने बाद आपको दिखाना है न्यूरोलॉजिस्ट ने, तो आप अपने पास एक्स्ट्रा दवाई रखें ताकि खत्म हो जाए और 5-10 दिन आप उससे मिलने में लेट भी हो जाए तो आप दवाई बराबर ले सकें उस दौरान। दवाई को बिल्कुल बंद ना करना है, क्योंकि दवाई लेने के बावजूद कितनी बार आदमी के मन में धारणा हो जाती है, क्योंकि वो दवाई बंद कर देता है, दवाई बंद कर देता है तो उसको झटके वापस आने लगते हैं, तो उसके दिमाग में एक धारणा बैठ जाती है कि साहब एलोपैथी दवाई में तो कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने तो दवाई ली उसके बावजूद भी मुझे झटके आ रहे हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि दवाई यदि आपको जिस डोज में लिखी है उसमें आप प्रॉपरली लेते रहेंगे तो 90% चांसेस है कि आपको दोबारा दौरा नहीं आएगा, या वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यदि किसी को दौरा आ जाए तो उस दौरान क्या करें। उस दौरान क्या करें, क्योंकि उस दौरान जब जिस व्यक्ति को दौरा आता है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या आ रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसको दौरा आने के पहले कुछ लोगों को पहले आभास हो जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो उसका सर चकराने लगता है, उसके आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखने लगता है, उसको नॉर्मल फील होता है। कुछ बच्चों को, स्पेशली बच्चों में कुछ में ऑरा होता है तो उनको पेट में गुदगुदी होने लगती है, तो और उसके बाद सडनली वो दौरा शुरू हो जाता है, जिस दौरान हाथों में कंपन होना शुरू हो जाता है, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, जबान दांत के बीच में आ जाती है, मुंह से झाग निकलता है। कुछ कुछ लोगों को बाथरूम या जो लेटरिन या पोटी रहती है वो कपड़ों में ही इमीडिएटली हो जाता है, और मुख्यतः यह 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में चलता रहता है। उस दौरान यदि कोई इसको देखता है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है और उनको लगता है कि काफ़ी पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो वो उनको उसके आसपास के जो भी लोग रहते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आमने वाले हैं, वो काफ़ी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, जो मैं बताना चाहूँगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
वो एक बड़ी सामान्य सी अवस्था है। यूजुअली ये 30 सेकंड से लेकर 1.5 मिनट के बीच में दौरा चलता है। उस दौरान सिर्फ यदि आप उसके आसपास में और उसको कुछ मदद करना चाहते हैं मरीज की, तो सिर्फ उसको करवट से लेटा दें, ताकि उसमें यदि कोई उल्टी हो रही है या उसके मुंह से जो झाग निकल रहा है या मुंह में जो थूक ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वो बाहर की तरफ निकल जाए, वो सांस की नली में ना जाए। दूसरा, उसकी यदि जबान आपको ऐसा लग रहा है कि दांतों के बीच में आ रही है और कट रही है, तो अपना हाथ ना दें, उसका मुंह खोलने की कोशिश ना करें। सिंपल आपके पास में कोई चम्मच हो या कपड़ा हो या कोई रुमाल हो, वो सिर्फ आप दांतों के बीच में लगा दें, उसको मुंह में ना ठूसें कि उसकी सांस रुक जाए सिर्फ, लेकिन वो जबान ना कटे उस दौरान नहीं करें। 1 मिनट में वो दौरा यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में 90 से 95% केसेस में वो दौरा बंद हो जाता है और 2-3 मिनट में मरीज सामान्य अवस्था में आना शुरू होता है और 10-15 मिनट में लगभग नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप बगैर पैनिक करें अपने पड़ोस में, यदि वो ऑलरेडी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में है तो आप उससे फ़ोन करके या अपने पड़ोस में जो भी चिकित्सालय है वहाँ जाके उसके पेपर्स के साथ में डॉक्टर से मिल सकते हैं कि भाई इनको ये बीमारी है और इसके साथ में। एपिलेप्सी के मरीजों को ये भी कहना चाहूँगा और ये एडवाइस भी देना चाहूँगा कि यदि वो ऑलरेडी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन में है तो उनको उसका कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी या उसका जो भी चिकित्सक एक उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है उसकी एक फोटोकॉपी अपनी जेब में रखना चाहिए। क्योंकि कितनी बार ऐसा रहा है कि आदमी को चलते चलते एपिलेप्सी आ गई, वो किसी अनजान शहर में है और किसी को नहीं जानता, उसके आसपास में कोई भी अपना नहीं है, तो एटलीस्ट जो भी उसकी तलाशी लेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा, या जो डॉक्टर जो उसको इमीडिएटली अटेंड करने वाला है या किसी वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसको ये पर्टिकुलर एपिलेप्सी, इसका कारण ये है और इसकी ये दवाई चल रही है। तो बगैर पैनिक करें काफ़ी स्मूथली इस बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी धारणा है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास एपिलेप्सी के लिए आते हैं वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं, स्पेशली महिलाएं जो यंग गर्ल्स रहती जिनकी शादी नहीं होती है, उनको काफ़ी वो रहता है, उनके माँ बाप उनके पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि साहब बच्ची को यदि एपिलेप्सी हो गई तो अब इसकी शादी करें या ना करें, या इससे इसकी शादी पे कोई प्रभाव पड़ेगा या इससे आगे इसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो काफ़ी इस बीमारी के बारे में छुपाने लगते हैं और उसके काफ़ी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस जो उनकी सोशल लाइफ या मैरिटल लाइफ में रहती हैं वो आगे रहते हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा उन लोगों को, उन स्पेशली पुरुषों को, उन लड़कों को जिनकी वाइफ या होने वाली जो जिनसे उनकी शादी होने वाली है यदि उनको एपिलेप्सी है तो इसको बिल्कुल टैबूस न समझें। ये बिल्कुल आसानी से इस बीमारी का आप दवाइयों के माध्यम से इलाज किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उनको एपिलेप्सी है तो उनके बच्चों में एपिलेप्सी होगी ही सही, क्योंकि कारण अलग अलग हो सकते हैं। कितनी बार किसी को यदि एपिलेप्सी का अटैक आ जाए तो वो बुखार के कारण भी आ जाता है तो दिमाग में चढ़ जाए, कितनी बार खाना नहीं खाया आपने, ग्लूकोज एकदम कम हो गई तो भी हो सकता है एपिलेप्सी। कितनी बार बच्चे रहते हैं स्पेशली उनको दस्त लग गए, उल्टी लग गए, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, नमक की कमी हो गई, उस दौरान भी एपिलेप्सी के दौरे आ सकते हैं। तो इसके बारे में आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन जरूर कर लें बिफोर यू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि घबराए बिल्कुल ना, और बिल्कुल इसको डिस्कस करके काफ़ी हद तक इसके बारे में समझा जा सकता। मैं अपने 16 साल में अब न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करते करते मुझे हो गए, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी काउंसलिंग से, बहुत सारी फैमिली को टूटने से आपने हमने इससे बचा लिया। और वो सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कमी की वजह से और लोगों की इस बीमारी के बारे में जो मिथ्स हैं, धारणाएं हैं, उसकी वजह से या तो उनकी शादी टूट जाती है या उसके मरीज के बारे में गलत गलत लोग धारणाएं बना लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे प्रॉपरली यदि कम्युनिकेट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो कन्विंस भी हो जाते हैं और काफ़ी हद तक समझ भी जाते हैं कि ये एक सामान्य से जैसे ब्लड प्रेशर एक सामान्य से बीमारी है, डायबिटीज एक सामान्य से बीमारी है। जब आप एक बार किसी भी फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर से मिल लेते हो वो आपको समझा देता है कि हाँ भाई इसका ये इलाज है, ये इसका कारण है। वैसे एपिलेप्सी एक सामान्य से बीमारी है जिसमें कुछ कारण होते हैं, जिस कभी कभी कारण नहीं मिलता है, लेकिन ये कुछ की दवाइयाँ फिक्स है जो अपने हिसाब से शुरू भी नहीं करना है, बंद भी नहीं करना है, किस डोज में लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी चिकित्सक सहायता है बहुत सारे लोगों को गांव में या एवं शहरों में नहीं मिल पाती, न्यूरोलॉजिस्ट बहुत जगह शायद मिल नहीं पाते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में मुख्यतः मेरी जानकारी के अनुसार 4 या 5 हज़ार न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे देश में, तो शायद वो बराबर टाइम पे पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन
एक बार कभी ना कोई आजकल तो सभी शहरों में होने लगे हैं, थोड़ा बहुत मिल ही जाते हैं हमको न्यूरोलॉजिस्ट, तो उनसे मिलके इस बीमारी के बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं, है ना। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी को एपिलेप्सी हो जाए तो थोड़ी सी जानकारी के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन करें क्या ना करें। मुख्यतः इसमें जैसा मैंने बताया, कोई जैसे डायबिटिक पेशेंट है और वो इंसुलिन पे है या डायबिटीज की दवाइयों पे है, कभी कभी हो सकता है उस दवाइयों की अधिकता हो जाए, उसकी वजह से शुगर का लेवल कम हो गया तो एपिलेप्सी भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन के बारे में मैंने बताया, कभी नमक कम हो जाए उसकी वजह से भी हो सकती है। तो कौन सी जांच कराए या कौन से ना जांच ना कराएं, इसका डिसीजन आप अपने चिकित्सक के ऊपर ही छोड़ दें। मुख्यतः इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हमको या तो सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच की जरूरत पड़ती है, और एक ईजी, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो हम ईसीजी करते हैं, वैसे यदि मिर्गी का दौरा आता है तो ईजी की जांच हमको करना पड़ती है। तो ये इन जांचों में मुख्यतः मोटे मोटे तौर पर आपको इस बीमारी के कारण के बारे में पता चल जाता है, और ये मदद करता है आपके चिकित्सक, आपके न्यूरोलॉजिस्ट को एक डिसीजन लेने में कि क्या मुझे अभी दवाई शुरू करना है तो कौन सी दवाई शुरू करना है और किस डोज में शुरू करना है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वो कुछ धारणाएं ये भी इस बीमारी के बारे में है कि एक बार यदि किसी को ये बीमारी लग गई तो उसको जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मुख्यतः यदि आपको किसी कारण की वजह से एपिलेप्सी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका ये मतलब है कि सपोज किसी की सिंपल सी शुगर कम हो गई, उसके कारण एपिलेप्सी आई, तो उसके आप शुगर ठीक कर दो तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, उसको एपिलेप्सी की दवाई की जरूरत नहीं। किसी को नमक की कमी की वजह से हो गई, बहुत सारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं जिनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाला जाता है ताकि हार्ट के ऊपर लोड ना पड़े। वो जब एक्स्ट्रा पेशाब के रूप में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, उस दौरान काफी नमक यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उससे भी कमी हो सकती है। कभी कभी उन दौरों के दौरान ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, एजेड पेशेंट रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की या पुराने लकवे की बीमारी है, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है जिनके साइड इफेक्ट के दौरान या तो शक्कर या कैल्शियम या नमक कम हो जाता है और उसके कारण एपिलेप्सी के दौरे आ जाते हैं। तो यदि आप सही जगह पे सही डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो बाकी बड़ी बड़ी जांचें कराने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल नमक की जांच करा ली, सिंपल शुगर की जांच करा ली और आपको उसका कारण मालूम पड़ गया, आपने उस कारण को ठीक कर दिया, आपको एपिलेप्सी की दवाई से भी बच गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि जब भी आदमी को एपिलेप्सी का दौरा आए, मिर्गी का दौरा आए, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। तभी हम उसके एग्जैक्ट कारण की तरफ जा सकते हैं और दवाई शुरू करना है या ना करना हो। बट मुख्यतः सपोज किसी को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है और उसको पहली बार यदि ये दौरा आ रहा है तो एक जांच सीटी स्कैन या एमआरआई उसको जरूर से कराना चाहिए, कारण ढूंढने के लिए कि ये बीमारी किसी गंभीर बीमारी का हिस्सा तो नहीं है, कोई ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है, कोई ब्रेन में कीड़ा तो नहीं है, ब्रेन में किसी तरह का कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन में पुरानी कोई चोट का निशान तो नहीं है। यदि वो दोनों जांचें नॉर्मल हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा बार आपको दौरे आ गए हैं, तो फिर दवाई की जरूरत पड़ती है। मुख्यतः जो दवाइयां इसमें आजकल तरह तरह की दवाइयां रहती हैं, इनको चेंज कभी नहीं किया जाता है। वंस यू हैव स्टार्टेड सम मेडिसिन यू हैव टू कंटिन्यू दैट मेडिसिन फॉर 3 इयर्स। डोज कम ज्यादा उसके शरीर के वजन के हिसाब से न्यूरोलॉजिस्ट कैलकुलेट करके आपको दवाई लिखता है। आप अपने हिसाब से या किसी नॉन डॉक्टर की सलाह से कभी भी दवाई को बंद ना करें, कभी भी उसका डोज कम या ज्यादा अपने हिसाब से ना करें। यदि आपको दवाई से कोई प्रॉब्लम है या कोई रिएक्शन हो रहा है जो किसी भी दवाई की वजह से हो सकता है, तो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके ही उस समस्या का निदान करें। क्योंकि ये भी एक कारण रहता है कि दवाई चल रही है और आपने सडनली बंद कर दी तो दौरों की संख्या बढ़ सकती है। ये भी एक कारण रहता है कि आप अपने हिसाब से एम्पायरिंग करने लग जाएं, सोचने लग जाएं कि साहब हाँ मुझे तो इसी दवाई से ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसी दवाई से वो प्रॉब्लम हो रहा है, और आप जो दवाई लेना है वो नहीं लेके दूसरी दवाइयां लेना शुरू कर दे, उस दौरान भी दौरे आ सकते हैं। और इस तरह के जो दौरे रहते हैं, यदि आप एक बार दवाई बंद करके अपने हिसाब से कम ज्यादा करेंगे और दौरों की संख्या यदि बढ़ती जाएगी, तो ये जो रोग जो बहुत सिंपल है, जो जटिल होने लगता है, क्योंकि बार बार ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगा तो वो एपिलेप्सी क्रोनिक होने लगती है, और क्रोनिक एपिलेप्सी में फिर आपको लंबे समय तक इलाज लेना पड़ता है। कुछ बच्चे रहते हैं जिनको जन्म के समय से ही दौरे आने लगते हैं, मतलब वो माँ के पेट से जब बाहर निकलते हैं दूसरे तीसरे दिन उनको बुखार आने लगता है, और बुखार के दौरान उनको एपिलेप्सी के दौरे आने लगते हैं और माँ बाप काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया बच्चे को। ये मुख्यतः सिंपल फेब्राइल सीजर्स कहलाते हैं। कि कुछ बच्चे रहते हैं जो जन्म के समय से उनके ब्रेन में या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए या किसी वजह से उनको बचपन में पीलिया हो जाए या किसी वजह से उनकी सांस की नली में माँ के
जो बाहर निकलते हैं जन्म के समय से पानी एस्पिरेट कर लेते हैं, उस दौरान उनके ब्रेन में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये वो वाले बच्चे रहते हैं उनको बुखार के दौरान। और बट मुख्यतः इस तरह के जो बच्चे रहते हैं उनमें 6 साल की उम्र तक मोटे मोटे तौर पे दौरे समाप्त हो जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको कॉन्जेनाइटल किसी सिंड्रोम की वजह से एपिलेप्सी होती है और उनको लंबे समय तक दवाई लेना पड़ती है। तो ये भी है। तो ये उम्र का कोई वो नहीं है, ये एक दिन के बच्चे को भी हो सकता है और 90 साल के आदमी को भी एपिलेप्सी हो सकती है। हर उम्र में इसके कारण अलग अलग होते हैं, जो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनको किस वजह से मिर्गी की समस्या है, इनको कौन सी दवाई की जरूरत है, कितने समय तक इनको दवाई लेना है, किस डोज में इनको दवाई लेना है, और ये भी चाहूँगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों से सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के माध्यम से कि इस बीमारी को बिल्कुल कोई एक बुरी आत्मा का प्रभाव या पुराने जो लोगों के मिथ्स हैं, धारणाएं हैं, उनको बिल्कुल ना समझें। यदि एपिलेप्सी है, इन पेशेंट के साथ में सहानुभूति रखें, इनको बिल्कुल नॉर्मल इंसान, स्पेशली उन पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को एपिलेप्सी रहती है, वो उनको काफ़ी पैम्परिंग करने लगते हैं। और आजकल की जनरेशन के बच्चे रहते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये पर्टिकुलर जब बीमारी होती है उस दौरान हमारा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी ज़्यादा केयर करते हैं। कभी कभी वो मिमिक करने लगते हैं, उसको हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में सूडोसीजर्स कहते हैं। एपिलेप्सी को ठीक करना बहुत आसान है। सूडोसीजर्स मतलब वो बच्चों को समझ में आ जाता है कि उनके ऊपर फिर जब जरा सा भी कोई तनाव आने लगता है, जरा सा भी प्रेशर आने लगता है, वो जान करके ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। और उस पर्टिकुलर तनाव से बचने के लिए, चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो, चाहे वो किसी तरह के एक्सपेक्टेशन उनके माँ बाप की पढ़ाई से संबंधित या किसी कंपटीशन से संबंधित उस बच्चे से हो, और वो यदि उसको पूरा ना कर पाए तो वो कोशिश करता है कि मैं इस तरह के दौरे ऐसे क्रिएट करूं कि उस दौरान मेरे को माँ बाप परेशान ना करें या मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये भी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ज़्यादा पैम्परिंग ना करें, ज़्यादा मिर्गी के बच्चों को ज़्यादा वो ना करें। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें वो आँख से दूर रहे, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्विमिंग पूल या पानी की जगह में ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऊंची छत से नीचे ना झाँकें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई ड्राइविंग ना करे कि भाई गाड़ी चलाते चलाते यदि किसी को झटका आ गया और गिर गया तो मालूम पड़ा एपिलेप्सी से तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना गिरने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर उम्र में इसके कारण अलग अलग हैं। हर महिला के साथ प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं एपिलेप्सी की, पुरुषों के साथ प्रॉब्लम्स अलग रहती हैं एपिलेप्सी की। कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स रहते हैं जो आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके डिस्कस करके इस बीमारी के बारे में, इस बीमारी से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के बारे में, इस ट्रीटमेंट से जुड़े हुए साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनको भी इस बीमारी और इस बीमारी से संबंधित सब जानकारियां मिल सके।